आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Assalamu alaikum, dear students. Today I am welcoming you in your online class of second year computer science. I am Mohsin Ahmad Khan Ghori, and today I will give you a online lecture on C language. So let's start. आज ये आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स के जो कंटेंट्स में कंटिन्यू करवा चुका था, उसके बाद फंक्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे जो 5th नंबर पे, ये आप देख सकते हैं. ये मैं आपको शो कराता हूँ. ये फंक्शंस, ये आप जो साइड में आपको शो हो रहा है, इसको क्लिक करें. ये जो टेक्स्ट मटेरियल शो हो रहा है, इसमें आप नंबर 5 पे देखेंगे. नंबर 5 पे फंक्शंस, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ. फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज के हवाले से अगर हम बात करें तो फंक्शंस बेसिकली किसी भी किस्म का कोई स्पेसिफिक टास्क को सरंजाम देने के लिए छोटा सा जो प्रोग्राम होता है उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं. फंक्शन से आप जो है कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो सरंजाम आपने दिलवाना हो, एक छोटा कोई सब रूटीन फॉलो करनी है, तो उसके लिए ये आपके इस्तेमाल होते हैं. फंक्शंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें पता होनी चाहिए. लिहाजा मैं ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसको आप देखिए ज़रा. अच्छा जी, तो इसमें जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि फंक्शन किस तरीके से जो है वो आप डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से उसकी डेफिनेशन देते हैं, और किस तरीके से जो है वो आप उसको डिफाइन करते हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो फंक्शन को तरीका कार क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए. फंक्शन के लिए आप 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं. फंक्शन के लिए आप 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं. ये मैं अभी आपको शो करता हूं. आप पहले लिखते हैं इसकी रिटर्न टाइप, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉइड. अगर मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं देनी, जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो आप यहां पे लिखते हैं. वॉइड फंक्शन नेम और उसके बाद वॉइड, ये आप लिखते हैं. ये लिखने के बाद आप ये सेमीकोलन डाल देते हैं. ये आप मेन फंक्शन से ऊपर लिखते हैं. ये मेन फंक्शन से ऊपर लिखते हैं. इसमें ये जो चीज है आपकी, ये इसकी रिटर्न पासिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो है ये इसकी रिटर्न टाइप है जो कि बेसिक डाटा टाइप्स में से होती है, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया. तो ये यहाँ पे आप ये लिखते हैं. और अगर कुछ ना लिखना हो तो आप यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं. जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, और अगर कुछ ना लिखना हो तो मैं वॉइड लिख दूंगा. इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स की, पासिंग पैरामीटर्स की, तो अगर कुछ नहीं दे देना हो तो हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं. इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खाली छोड़ना मुनासिब नहीं होता, तो बेहतर होता है कि आप वॉइड लिख दें. लेकिन अगर आप कुछ इसमें पास करना चाहते हैं तो इंटीजर आप बता सकते हैं किस टाइप का हो सकता है. ये जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप डिफाइन करते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो इसमें आप यहां पे इंटीजर 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 भी लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसमें आप 2 इंटीजर भी पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये 3 इंटीजर भी आप इसमें पास कर सकते हैं. तो इस तरीके से मजीद भी आप जो है कॉमा डाल के मजीद वैल्यूज अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर ही दें. ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर ही दें. आप जो मजीद डाटा टाइप्स हैं वो भी एज ए पासिंग पैरामीटर्स कर सकते हैं. जैसे कि आपने पहला जो है वो 4 कर दिया यानी कैरेक्टर के लिए, दूसरा आपने जो है वो फ्लोट कर दिया,
और तीसरा जो है आपने डबल कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से रिटर्न टाइप्स में भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप हमेशा सिंगल होगी, एक ही होगी, या तो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या चार होगी या डबल होगी। ये आप जो है यहां पे लिख के और उसके बाद फिर फंक्शन नेम आप लिखेंगे। फंक्शन नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है, और उसके बाद आपका जो आपने अगर इसमें कुछ पास करना है तो वो आप पास करने वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे आपने चार लिख दी, डबल लिख दी और उसके बाद इंटीजर लिख दी। तो ये आपका जो सिलसिला कहलाता है, ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, और ये आप मेन से ऊपर देते हैं। ये नॉर्मली जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी बताया था, उसमें जो सेकंड स्टेप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसमें आप ये देते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं? void फंक्शन नेम, void एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी आपकी बनती है वो ये बनती है कि ये रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि चार ये रिटर्न करेगा लेकिन कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं, रिटर्न टाइप जो है इसकी void ही होगी, लेकिन फंक्शन नेम के बाद आप इसमें कोई एक पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर पास करेंगे। और चौथी पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है कि आपने रिटर्न टाइप भी दी इसकी और इसको पासिंग पैरामीटर्स भी दे दिए, जैसे कि इंटीजर और इंटीजर। तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिस तरीके से आप फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो ना कोई वैल्यू लेगा और ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर टाइप की, लेकिन उसके अंदर आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे। तीसरा फंक्शन फ्लोट की वैल्यू तो एंटर ले रहा है एज ए पासिंग पैरामीटर, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और चौथा फंक्शन वो आपके दो इंटीजर्स की वैल्यू ले रहा है और आपको एक रिटर्न कर रहा है। तो ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो। आप इंटीजर के साथ यहाँ पे एक इंटीजर एक फ्लोट भी कर सकते हैं, या एक कैरेक्टर एक इंटीजर, या जिस तरीके से और मजीद कॉमे डाल के वैल्यूज देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन रिटर्न टाइप जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा सिंगल ही होगी, किसी भी डाटा टाइप से हो सकती है, लेकिन ये सिंगल ही होगी, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक से ज्यादा फंक्शंस को जो है वो सेव करना है, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो रिटर्न जो होगा उसका एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर 10 20 जितनी भी आप वैल्यूज चाहें जो है वो सम कर सकते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था आपसे फंक्शन नेम की डिक्लेरेशन में। फंक्शन नेम की डिक्लेरेशन की जब आप बात करें तो फंक्शन नेम आपका कुछ भी हो सकता है, डिजिट और अल्फाबेट्स दोनों पे मुश्तमिल हो सकता है, और अंडर स्कोर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला जो होगा, पहला जो करेक्टर होगा वो जो है वो डिजिट नहीं हो सकता, यानी 1 2 3 नहीं हो सकता। पहला जो डिजिट होगा वो 1 2 3 नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एटमोस्ट 32 करेक्टर्स तक आप दे सकते हैं। इसमें आप अंडरस्कोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो था फंक्शन की डिक्लेरेशन के हवाले से। यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपने लिखा, पहले आप नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था तरीके का कमेंट्स देते हैं। टुडे इज 8th of Jan 2021, ये आपने कमेंट्स दिए, एंड दिस इज सेकेंड ईयर क्लास सी लैंग्वेज फंक्शंस लर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद आपने कमेंट्स को ऑफ कर दिया स्टैरिक और स्लैश डाल के, और जो उसको शुरू किया था वो आपने पहले स्लैश दिया था, उसके बाद फिर आपने स्टैरिक दिया था। और जब आप बंद कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव रिवर्स वे में पहले स्टैरिक दिया है और फिर आपने जो है वो स्लैश दिया। डबल स्लैश डाल के भी आप कमेंट्स दे सकते हैं। दिस इज एन अदर वे ऑफ
कमेंटिंग इन सी लैंग्वेज, सी और सी लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से आप जो है कमेंट्स इसमें दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद आपने लिखा, उसके बाद आप लिखते हैं ये, अब ये जो आपने किया है, ये किया है फंक्शन डिक्लेरेशन। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन आप लिखते हैं, वॉइड शो अप टू। और इंटीजर आप देते हैं। तो ये फंक्शन है, फंक्शन दैट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एज एन इंटीजर। उसके बाद आप एक फंक्शन लिखते हैं, इंटीजर सम। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये क्या है? फंक्शन हैविंग नेम सम which takes 3 parameters and returns 1। और उसके बाद आपने लिखा फ्लोट परसेंट इंटीजर। ये फंक्शन जो है, फंक्शन हैव नेम परसेंटेज, इट टेक्स 1 पैरामीटर and returns 1 as float या रियल नंबर। 1 पैरामीटर इंटीजर एंड रिटर्न्स। अब यहां पे मैं डबल स्लैश डाल दूंगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन आ गई, ये नेक्स्ट लाइन आ गई, तो लिहाजा मैं यहां पे डबल स्लैश डालूंगा। ये मैंने स्लैश को क्योंकि, अच्छा ये मैंने फंक्शन बना दिए। उसके बाद मैं लिखूंगा मेन फंक्शन, लेकिन उससे पहले मैं कर देता हूं इंटीजर नंबर 1 के लिए num1, num2, num3, टोटल के लिए या सम के लिए, टोटल के लिए टॉट, परसेंटेज के लिए पर ये मैंने डिक्लेयर कर दिए, मेन से ऊपर कर दिए मैंने क्योंकि ये ग्लोबली यूज होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं वॉइड मेन वॉइड, और स्क्रीन को मैंने क्लियर करवाया, और उसके बाद मैंने फंक्शन 1 लिख दिया। ये क्या करेगा, इट विल कॉल फंक्शन वन एंटायर बॉडी हेयर। तो फंक्शन की जो मैं भी डेफिनेशन देने वाला हूं वो उसकी तमाम जो चीजें हैं वो यहां पे आ जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं करता हूं
शो अप टू का ये मैं यू कैपिटल लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं टॉट। ये टॉट, ये मैं देखें, ये टॉट मैं ये वाला लिख रहा हूं। और इसी तरीके से ये फंक्शंस जो मैं लिख रहा था ये वाला लिख रहा था, और जो मैं शो अप टू कर रहा हूं वो ये वाला कर रहा हूं, क्योंकि इसमें यू कैपिटल है तो लिहाजा ये भी कैपिटल ही होगा। अच्छा, उसके बाद शो अप टू टॉट लिखा मैंने, ये क्या करेगा, इट विल कॉल शो अप टू फंक्शन हेयर। उसके बाद मैं लिखता हूं टॉट इज इक्वल्स टू n1, टॉट इज इक्वल्स टू सम n1 n2 n3, और आखिर में मैं लिखता हूं पर इज इक्वल्स टू परसेंटेज टॉट। ये क्या करेगा, सम वाला फंक्शन, इट विल कॉल सम फंक्शन हेयर, और ये पर क्या करेगा, इट विल कॉल परसेंटेज फंक्शन हेयर। उसके बाद मैं गेट सी एच लगा देता हूं, और गेट सी एच लगाने के बाद इसको प्रोग्राम को एंड कर देता हूं। अब जाहिर सी बात है, ये जो चारों फंक्शन मैंने दिए इनकी मैंने डेफिनेशन दी, ये सारी डिक्लेरेशन थी, ये सारी की सारी क्या थी, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन थी। यूजर डिफाइंड फंक्शन कह लें आप इनको। उसके बाद मैं अब इनकी डेफिनेशन देने लगा हूं। अच्छा, ये मैं अब इसकी डेफिनेशन देने के लिए जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे ये हटा के और यहां पे इसकी बॉडी लगानी होगी। ये फंक्शन क्या करेगा, यहां पे मैं प्रिंट एफ करवाता हूं, बैक स्लैश एन होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, और बैक स्लैश टी होता है टैब के लिए। तो ये जो है ये नेक्स्ट लाइन में जाके टैब का डिफरेंस गैप देके लिखेगा, यू आर वॉचिंग फंक्शन 1। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहां पे आप कर देते हैं टॉट इज इक्वल्स टू 10। ये टॉट क्योंकि आपने ग्लोबली दिया हुआ है, ये टॉट जो है आपने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, देखें यहां पे, तो इस वजह से ये आप यहां पे दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ये कि ये पर जो है ये क्योंकि आपकी फ्लोट है, जो गलती से मैंने लिख दिया था, तो फ्लोट पर कर दीजिएगा इसको, ये फ्लोट पर कर दीजिएगा, क्योंकि ये परसेंटेज के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने यहां से टॉट की वैल्यू जो है वो 10 कर दी। अब टॉट क्योंकि ग्लोबली है, लिहाजा आप जब इस फंक्शन में जाएंगे तो टॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो 10 हो जाएगी, और यहां पे आप n1 इज इक्वल्स टू 2, n2 इज इक्वल्स टू 4, और n3 इज इक्वल्स टू 5, ये आपने कर दिया। इसके बाद शो अप टू फंक्शन है आपका, ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, जो डिक्लेयर ऊपर फंक्शन किया था यहां पे उसकी डेफिनेशन आपने यहां पे दी, ये फंक्शन डेफिनेशन है, या फंक्शन 1 डेफिनेशन कह लें इसको। अच्छा, अब शो अप टू की आप डेफिनेशन दे रहे हैं, फंक्शन शो अप टू टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट, और ये फंक्शन डेफिनेशन है,
शो अप टू दैट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर एज एन इंटीजर। ये सिर्फ एक पैरामीटर आपसे जो है वो शो करता है, लेता है और रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करता। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, फॉर आप यहां पे कर देते हैं n फॉर n1 is equals to 0, n1 is less than अच्छा यहां पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा एक वेरिएबल, और इसको हम कर देते हैं sn1। जो आप वहां से वैल्यू पास करेंगे वो sn1 में आ जाएगी। तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर n1 इज इक्वल टू 0, n1 इज लेस देन sn1 और n1 प्लस प्लस। उसके बाद आप क्या करें, इसको फॉर की बॉडी बनाई आपने और प्रिंट एफ \n\t वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू %d, इंटीजर वैल्यू के लिए होता है ये, और यहां पे आप n1 लिख देंगे और उसके बाद यहां से आप इसको एंड कर देंगे और यहां से रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो ये इस ब्रैकेट के बाद ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपने कर दिया। क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे रिटर्न ना लिखें, आप यहां से इसको मिटा दें। वॉइड अगर आप लिखते हैं तो रिटर्न लिखना फिर जरूरी नहीं होता। अच्छा, इसके बाद फिर आपका फंक्शन जो है वो सम का है। ये फंक्शन की डेफिनेशन आप देने के लिए जा रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन which takes 3 parameters and returns 1। तो इसकी आप डेफिनेशन दे रहे हैं। इसकी बात ने बॉडी को शुरू किया और आप यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ये ले रहा है तो यहां पे आप $n1 कर दें इसको। नंबर 1 के लिए $n1, नंबर 2 के लिए $n2 और नंबर 3 के लिए $n3 आपने कर दिया। और यहां पे आप क्या कर देंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप यहां पे लिख देंगे रिटर्न $n1 प्लस $n2 प्लस $n3 और उसके बाद इसको बंद कर दिया आपने फंक्शन को। आखिर में आप क्या करेंगे, आखिर में आपने आखिरी फंक्शन की वैल्यू देनी है और यहां पे आप जी टोटल कर दें इसको, जी टोटल। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज फंक्शन। इट टेक्स वन पैरामीटर एज इंटीजर एंड रिटर्न्स व्हाट, रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू एंड रिटर्न्स फ्लोट। इसकी आपने बॉडी को शुरू किया। अच्छा, ये क्या करेगा, आपकी जो भी वैल्यू आएगी यानी कि जी टोटल, यहां पे आप कर सकते हैं कि रिटर्न किया आपने, किसको रिटर्न किया, जो जी टोटल आया आपका उसको मल्टीप्लाई किया। 1100 नंबर आपके होते हैं नॉर्मली, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया 1100 से, 1100.0 से, 1100 से कर दें आप। 100 के साथ पॉइंट लगाना जरूरी है ताकि ये फ्लोट बना के इसको कैलकुलेट करे। ये जब आप यहां से रिटर्न करेंगे तो ये ऊपर जाके रिसीव हो जाएगा। तो ये आपके चारों फंक्शंस हो चुके हैं। अब आप इसको ऊपर से देखते हैं प्रोग्राम चलेगा किस तरीके से। ये पहली स्क्रीन की स्टेटमेंट जो है, पहली सी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट स्क्रीन को क्लियर कर देगी। उसके बाद फंक्शन 1 कॉल हो जाएगा। इसके बाद ये फंक्शन 1 कॉल होगा। जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होगा ये डायरेक्ट इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा और ये 4 लाइनें चलेंगी। ये नहीं चलेगा,
इसके बाद वाली, इसके बाद चलेगा ये, यानी कि फंक्शन आप ये समझ लें, ये बेसिकली फंक्शन 1 आपने नहीं लिखा यहाँ पे, बल्कि आप ये समझें कि आपने ये पूरा यहाँ पे लिख लिया है। ये पूरी लाइंस जो है ये आपने उठा के यहाँ पे लिख लिया, आप ये समझेंगे, इस जगह पे आप ये समझेंगे। तो स्क्रीन को क्लियर करने के बाद ये क्या करेगा, यू आर वॉचिंग फंक्शन 1, और उसके बाद टोटल की वैल्यू, उसके बाद टोटल की वैल्यू को ये कर देगा 10। टोटल आप जो है वो ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आपने टोटल को डिक्लेयर किया हुआ है लास्ट में। ये टोटल की वैल्यू को 10 कर देगा, इसके साथ ही जो n1 दिया हुआ है इसको 2 कर देगा, n2 को जो है 4 कर देगा, और नंबर 3 जिसे हम n3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को 5 कर देगा। यानी कि ये जो हमने डिक्लेयर किए थे इन सबकी वैल्यूज जो है वो अब फाइनलाइज हो चुकी हैं, असाइंड हो चुकी हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद ये इसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में शो अप टू आ रहा है, शो अप टू टॉट आ रहा है। तो शो अप टू टॉट आ रहा है, और टॉट की वैल्यू अभी आप देख सकते हैं कि आपने क्या कर दी है, 10 कर दी है। तो बेसिकली आप यहां पे तो टॉट लिख रहे हैं, टॉट लिख रहे हैं, तो इससे कॉल किसको कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और वहां से जो वैल्यू पास हो रही है वो टॉट से जा रही है, और यहां पे आपके रिसीव हो रही है किसमें, SN1 में रिसीव हो रही है। तो टॉट की वैल्यू क्या है, टॉट की वैल्यू 10 है, टॉट की वैल्यू 10 है। यहाँ पे SN की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो टॉट की वैल्यू है, यानी SN1 जो है वो 10 के बराबर हो जाएगा। अब आपने फॉर को लूप लगाया, फॉर नंबर 1 इज इक्वल टू 0, नंबर 1 की वैल्यू जो हमने ऊपर दी थी पिछले फंक्शन में वो 2 दी थी, लेकिन अब वो 0 हो चुकी है, 0। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा जो मैं आपको फॉर लूप में पहले भी बता चुका हूं कि ये चेक करेगा n1 जो है यानी 0 इज लेस देन 10, अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी चलेगी वरना नहीं चलेगी। ये बॉडी क्या कह रही है, वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू %d, %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, n की करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 0 है, और उसके बाद n में 1 का इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वैल्यू चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, लिहाजा %d की जगह n की जो नई वैल्यू आई है 2 वो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगी, n की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 9 तक जाएगा। 9 के जाने के बाद 9 इज लेस देन 10 ये भी ट्रू होगा, और यहाँ पे वैल्यू n1 इज इक्वल टू %d की जगह 9 प्रिंट होगी, और फिर वो इस ब्रैकेट से अगेन इंक्रीमेंट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 इज लेस देन 10 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो 10 तक के 10 दफा इस स्टेटमेंट को चलाएगा, 0 से लेकर 9 तक 10 दफा चलाएगा, और चलाने के बाद ये लूप ब्रेक होगा, और लूप ब्रेक होने के बाद लूप ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे कि ये सम अप का फंक्शन भी, शो अप टू का फंक्शन भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। उसके बाद ये शो अप टू के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उस पर आ जाएगा टोटल पे, टोटल पे आ जाएगा, और टोटल पे आने के बाद ये जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है आपने सम में n1 पास कर रहे हैं, n2 पास कर रहे हैं, n3 पास कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी होगा ये सब किस पे चला जाएगा, टोटल में चला जाएगा। टोटल की वैल्यू अभी हमारे पास 10 है, n1 की वैल्यू भी 10 हो चुकी है क्योंकि अभी हमने पिछला जो फॉर लूप चलाया है। n2 की वैल्यू जो है वो 4 है जो कि आप फंक्शन 1 में डिक्लेयर कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और n3 की वैल्यू जो है वो 5 है जो आप फंक्शन में 1 में डिक्लेयर कर चुके हैं। तो बेसिकली जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो टोटल में आप क्या पास कर रहे हैं, सम फंक्शन में n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 2, और n3 की वैल्यू जो है वो आप 5 पास कर रहे हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सम 1 में आप n1 की वैल्यू जो है वो 10, इसके अलावा n2 की वैल्यू 4 और n3 की वैल्यू जो है वो 5 आप जो है वो पास कर रहे हैं। तो जब आप इसको कॉल करेंगे सम के फंक्शन को तो वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। तो जो आपने n1 में दिया है वो डबल n1 में आएगा, जो n2 में दिया है वो डबल n2 में आ जाएगा, और जो n3 में दिया है वो डबल n3 में आ जाएगा। और यहां से आप रिटर्न क्या करवा रहे हैं, n1 की वैल्यू यानी कि जो कि डबल n से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है 10 प्लस n2 की वैल्यू जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है डबल n2 से यानी कि 4, और उसके बाद n3 की वैल्यू जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है डबल n3 से यानी कि 5। तो ये टोटल जो आपका बन जाएगा 5 + 4 9 + 10 इज इक्वल टू 19। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इंटीजर की फॉर्म में होगी, और ये 19 जो है वो क्योंकि टोटल इज इक्वल टू सम लिखा हुआ है तो सम से जो भी कुछ रिटर्न होगा वो टोटल में चलाएगा, यानी टोटल जो है वो 19 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप परसेंटेज में पट में क्या चीज डाल लें, परसेंटेज का फंक्शन कैलकुलेट करके डाल लें, और इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो जाके सेव हो जाएगी पर में।
तो परसेंटेज का फंक्शन जब यहां से कॉल होगा तो ये नीचे देखेगा कि परसेंटेज का फंक्शन लिखा हुआ कहां पे, परसेंटेज का फंक्शन हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ लास्ट में, ये आप देख सकते हैं। ये क्या करेगा, जो भी आपकी वैल्यू आप वहां से टॉट में पास करेंगे वो यहाँ पे ग्रैंड टोटल में रिसीव होगी। तो टॉट की वैल्यू 19 है, 19 यहाँ पे रिसीव होगी। आप क्या कर रहे हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1100। तो जो आपकी पॉइंट में जो भी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो रिटर्न कहाँ पे हो जाएगी, परसेंटेज में यहाँ पर आपको रिटर्न हो जाएगी, परसेंटेज की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। उसके बाद ये वेट करेगा करेक्टर का, एक करेक्टर जब आप प्रेस कर देंगे उसको तो ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो ये था आपका फंक्शन के बारे में प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको फंक्शन डिक्लेरेशन भी बताई कि फंक्शन को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन की जो डेफिनेशन दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है। सारे फंक्शन, चारों फंक्शंस की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये चारों फंक्शंस की डेफिनेशन है। और फिर इनको जो है वो मेन में कैसे कॉल किया जाता है ये आप देख सकते हैं। ये एक फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा कॉल हुआ, ये तीसरा कॉल हुआ, ये चौथा कॉल हुआ, और उसके बाद ये फिर अपने की के प्रेस का इसने इंतजार किया, उसके बाद ये इख्तिताम को पहुंचा। तो मेन क्योंकि गेटवे होता है प्रोग्राम को चलाने का, तो सारी फंक्शनैलिटी आपकी यहीं से कॉल होती है। ये आज आपका प्रोग्राम था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस हवाले से जो भी आपके सवाल होंगे अगर आप पूछना चाहेंगे तो मुझसे वो पूछ लेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी क्लास का जो है वो इख्तिताम करना चाहता हूँ, और जो है वो देखता हूँ कि आपने इसको किस हद तक समझा है। इसको हम सेव भी कर लेते हैं। सेकेंड ईयर 8/01/2021 का ये लेक्चर हमने सेव कर लिया। और यहाँ पे मैं स्टॉप